गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है। होपफुली आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, जैसा कि आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम आप सर पे है, तो डेफिनेटली दिक्कत में तो होंगे ही सही, है ना। बट आपकी दिक्कत को ही दूर करने के लिए हमने आप लोगों के लिए एक नया सीरीज लेकर के आए हैं, जिसको हमने हाफ ईयरली एक्सप्रेस बोला है, राइट। और इस सीरीज में आज हम आप लोगों के सामने आज से हम लोग आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं हर एक चैप्टर के जो आपके हाफ ईयरली में आने वाले हैं, उनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वो हम रखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम खराब किए हुए फटाफट से रियल नंबर चैप्टर इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं गाइस, राइट। चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पोजिट नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर पे बेस्ड इस क्वेश्चन में क्या आपको फाइंड आउट करना है, ये जो ब्लैंक्स हैं, है ना, बॉक्सेस, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्योंकि हम रिवीजन मोड में है, रिवीजन करना है, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है थोड़ा हम फास्टली सॉल्व करेंगे, राइट। तो 7 3 जा 21। ठीक है जी, आपको करना क्या है, आपको पीछे से आगे की तरफ मूव करना है। 7 3 जा 21, इनका मल्टीप्लीकेशन ले लीजिए, फिर 21 2 जा 42। सो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 21 एंड 42, राइट। इस तरीके की और भी ट्रीज बन सकती हैं। आपको काम यही करना है कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है आपको पता है ना। कॉम्पोजिट नंबर ऐसा नंबर है जिसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के नंबर, दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है। और अगर ऐसा है तो ऐसे पता नहीं कितने ट्रीज में यहां पर आपके सामने रख सकता हूं। ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं 2009 में पूछा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहां पर चेक करना है कि ये 6 की पावर n 0 से एंड होगा या नहीं। तो इसके लिए बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये जो थ्योरम है ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, सब कुछ समझाया हुआ है। तो उसमें मैंने इसका प्रॉपर स्टेटमेंट बताया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि एनी कॉम्पोजिट नंबर दैट कैन बी ब्रेक इन प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड दैट प्राइम फैक्टराइजेशन बी यूनिक एक्सेप्ट इट्स ऑर्डर में चेंज, है ना। किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को उसके हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा हर एक कॉम्पोजिट नंबर का वो यूनिक होने वाला है, एक्सेप्ट कि उनका हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, राइट। अब यहां 6 की पावर n 0 से एंड होगा या नहीं ये आपको चेक करना है। तो बच्चों अगर ये 0 से एंड होगा तो सिंपल सी बात है कि 0 से एंड होने वाले जितने भी नंबर्स उनमें एक कॉमन चीज देखी गई है, क्या, जैसे 10 है, 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 20 को हम 2 स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं, 30 को 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं। ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे जो कि 0 से एंड हो रहे हैं उनमें कॉमन चीज निकल करके आई कि उनके जो फैक्टर्स हैं उनमें 2 और 5 डेफिनेटली होगा। उनके फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 डेफिनेटली होगा। तो वैसे ही बच्चों अगर 6 की पावर n को 0 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों का होना अनिवार्य है ना। केवल 2 के होने से काम नहीं बनेगा, केवल 5 के होने से भी काम नहीं बनेगा, इसीलिए 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है बोलेगा कि शो दैट 6 की पावर n कांट एंड विद डिजिट 5। तो 5 से तभी एंड होगा जब उनमें एक प्राइम फैक्टर 5 होगा, अदरवाइज 5 से एंड नहीं होगा, है ना। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनमें काम यही करना है कि उनके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट आप चेक करेंगे और डिजायर्ड कंडीशन से रिलेटेड जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये आपको चेक करना है, राइट। तब इसको लिखने का तरीका कैसे होगा सर, कैसे करेंगे, हमको पता तो है कि यहाँ 5 इन्वॉल्व नहीं है, बट उस चीज को हम शो कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए प्रॉपर एक स्टेटमेंट लिखना होता है। आप क्या लिखेंगे,
आप यहां लिखेंगे एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट एनी कॉम्पोजिट नंबर, any composite number can be written as product of its prime, product of its primes and its prime factorization, prime factorization be यूनिक, है ना? ठीक है, ब्रैकेट में चाहो तो आप ये भी लिख दो, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना? ठीक है, ये आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो, राइट। अब यहां आप लिखेंगे फॉर एंडिंग विथ डिजिट 0, फॉर एंडिंग विथ 0, है ना, 0 से एंड होने के लिए 6 to the power n must have factors 2 and 5, 2 and 5, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 का होना अनिवार्य है, राइट। बट 6 to the power n having factors 2 and 3 only, ठीक है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो केवल और केवल 2 और 3 हैं, राइट। देन आप यहां लिख सकते हो its prime factors cannot be changed, its prime factors can't be changed, है ना। हम ये थ्योरम हमने डिस्कस किया हुआ फंडामेंटल थ्योरम, उससे हम कह सकते हैं कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं किए जा सकते हैं। तो ब्रैकेट में आप चाहो तो यहां भी मेंशन कर देना, तो it can't end with digit 0, ठीक है जी। तो यही आपको शो करना था, प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ सारी चीजें लिखिएगा। और हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का आप यहां पर जरूर से क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कॉम्पोजिट नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे करना है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है बच्चों, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर आपको बताना है ना, तो सिंपल सी बात है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर के फॉर्म में अगर आप इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं, इस एक्सपेंशन को, इस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को, तो आपका काम बन जाएगा। अब ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है ना। यहां आपको ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो यहां कॉमन है, ठीक है, उसको निकाल के बाहर कर दो, है ना। मैथमेटिक्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रिपल सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये मैं हर लेक्चर में बोलता हूं लगभग। कॉमन, कैंसलेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये छोटी छोटी सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो जो 5 है इसको बाहर कर दीजिए, ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1, ठीक है जी। 5 को हमने बाहर कर दिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 7 × आप एक काम करो, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर दो, है ना, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से। 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, 48 3 जा 8 3 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12 2 144, एंड इनटू कर दीजिए 7, तो 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 4 जा 28 एंड 2 30, कैरी 3, 7 1 जा 7 + 3 आ जाएगा 10।
सो 1008 प्लस 1, राइट, ये आपको मिल चुका है। अब बेटा आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 1009, 5 इंटू 1009। 5 भी एक प्राइम फैक्टर है और 1009 भी एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तब आपने पढ़ा हुआ है कि एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन इन इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एंड इसको हम जब दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो ये क्या होगा, एक कॉम्पोजिट नंबर होगा, है ना। तो आप चाहो तो इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा, एस गिवन नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, देन इट इज कॉम्पोजिट, ठीक है जी। तो ये दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हम लिख पा रहे हैं, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे, राइट। होपफुली चमक गया होगा गाइस। तो अभी तक हमने कॉम्पोजिट नंबर पे ही क्वेश्चन किया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना, कॉम्पोजिट नंबर के ट्री वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर किसी नंबर की पावर n है तो एक सर्टेन नंबर से एंड होगा या नहीं, यही हमने डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, अब यहां HCF और LCM के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। HCF और LCM के जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, उनको करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है जनरली, बट हाँ कुछ एक्सेप्शनल के क्वेश्चंस भी बनते हैं जहां ये ट्रिक काम नहीं आती है, ठीक है, वहां एक्चुअली वर्ड्स हिडन होते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना HCF के लिए जो चीजें निकल करके आएंगी वो बहुत बड़ी बड़ी चीज है, बड़ी बड़ी मतलब जो वर्ड्स आएंगे वो बताएंगे मैक्सिमाइजेशन की तरफ, जैसे मैक्सिमम वर्ड यूज हो रहा है, ग्रेटेस्ट वर्ड यूज हो रहा है, लार्जेस्ट वर्ड यूज हो रहा है ना, जो बड़ी चीजों को दिखाए, है ना। तो वहां पर HCF का यूज किया जाता है जनरली, ठीक है। और एलसीएम के लिए जहां मिनिमाइजेशन को दिखाए, छोटे कॉम्पैक्ट, है ना, तो जहां मिनिमम वर्ड यूज हो, है ना, ग्रेटेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट वर्ड यूज हो, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, शॉर्टेस्ट वर्ड यूज हो, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह के जब वर्ड यूज होंगे तो वहां पर एलसीएम निकालना, बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि वहां चीजें आपको हो सकता है ना ये निकल करके आए, ठीक है, या इसका रिवर्स निकल करके आए। तो वहां एक्चुअली चीजें क्वेश्चन में हिडन होती है, उनकी लाइन में हिडन होती है, जो कि आपको वहां पर देखना होता है ध्यान से, जनरली तो यही होता है, ठीक है। बट कई बार ऐसा नहीं भी होता, वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी, क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे यहां है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, या HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है भाई, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो है 2, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है 4, ठीक है। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर ये होता है 4, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है। अब HCF निकालना है इन दोनों का, तो HCF निकालना तो बनता है यार, है ना, अब ये तो सीखा हुआ है, जूनियर क्लासेस में ही पढ़ाया हुआ है। तो HCF ऑफ 2 and 4 क्या करना है आपको, इसके लिए जो प्राइम फैक्टर दोनों में कॉमन है उसका मिनिमम पावर लेना है। तो 2 और 4 में जो प्राइम फैक्टर कॉमन है वो है 2, और 2 का मिनिमम पावर क्या है 1, तो आंसर हो जाएगा 2। तो योर आंसर मस्ट बी 2। 2018 का क्वेश्चन है, राइट। हो सकता है HCF की जगह LCM पूछता, तो LCM के लिए क्या करेंगे, 2 और 4 में जो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, जो दो नंबर्स होंगे
है ना, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं जिनका आपको एलसीएम निकालना है, उनके हर एक प्राइम फैक्टर के मैक्सिमम पावर का प्रोडक्ट लेते हैं। तो जैसे यहां पर दोनों में देखा जाए तो केवल और केवल 2 ही है जो दोनों में ही इन्वॉल्व है, और 2 का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 4 है। ठीक, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालते आपको आना चाहिए। अगर ये पूछता तो ये 4 हो जाता है इसका आंसर। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। अब एक और वैरायटी का क्वेश्चन आता है, क्या ये जो रिलेशन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, मैं हर एक लेवल के क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं, हर एक तरह के क्वेश्चन रखने जा रहा हूं। अगर तुम हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, है ना, इस 40 मिनट के लेक्चर में, वो सारे क्वेश्चन अगर तुम बना लेते हो, रियल नंबर तुम्हारा डन। ठीक, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एचसीएफ की अगर बात करें और एलसीएम की बात करें, इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है। HCF of two numbers into LCM of two numbers, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो HCF of two numbers into LCM of two numbers, that is always equal to product of both the number। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुमको HCF निकालना मैंने सिखा दिया, तुमको LCM निकालना सिखा दिया। अब ये तो तुम वेरीफाई करके देख ही सकते हो ना यार। 404 का निकाल लेना HCF, 96 का HCF निकाल लेना, है ना, 96 और 404 का HCF निकाल लेना, 96 और 404 का LCM निकाल लेना, यहां रख देना और दोनों का प्रोडक्ट लेना, दोनों नंबर्स का 404 और 96 का वेरीफाई करके देख लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम बनाना, तुम्हारे लिए एज अ होमवर्क दे रहा हूं मैं। आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है, सो आई थिंक आप बना लोगे आसानी से। ठीक है, सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, राइट। अब जिस तरह के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था आपसे, ठीक है, ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इनके टीचर्स का आपको दिया हुआ है 48 फ्रेंच के हैं, 80 हिंदी के हैं और 144 किसके हैं, इंग्लिश के हैं। आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड पूछा है। ठीक है, द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड, ये बोला हुआ है। अब क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से अगर पढ़ोगे तो एक्चुअली में मिनिमम वर्ड यूज किया है, मतलब तुम ये सोच रहे होगे कि सर इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे तो काम बन जाएगा, बट यहां ऐसा है नहीं, है ना। तुम यही सोच रहे होगे कि यहां पर मिनिमम वर्ड यूज किया है, इसका मतलब हम तीनों नंबर्स का क्या निकाल दें, एलसीएम निकाल दें, बट ऐसा यहां है नहीं। क्वेश्चन को यहां ठीक से रीड करो। मैंने बार बार हमेशा यही बोला है, हर एक लेक्चर को बोलता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना होता है। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत करके आओगे। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। क्या देख रहे हो रीड करने पे, क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो पहली चीज, मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड कब होंगे, जब हर एक रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स बैठाए जा सके, वो भी एक सब्जेक्ट के। ठीक है, वो भी एक सब्जेक्ट के, मतलब इंग्लिश के मैक्सिमम कितने टीचर बैठाए जा सके, या इंग्लिश के बाद फ्रेंच है, हिंदी है ना, मैक्सिमम कितने टीचर एक रूम में बैठाए जा सके, तभी ना मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड होंगे। बताओ यस और नो। ठीक है, अगर तुम इस बात को समझ पा रहे हो तो यहां ये चीज हिडन है ना, यहां हिडन है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम पूछा है। ठीक है, तुमसे ये नहीं पूछा है कि एक रूम में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर बिठाए जा सकते हैं, ये हिडन है, ये यहां पर ये लाइन हिडन है जो कि तुमको पढ़ के समझ में आना चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम तभी रिक्वायर्ड होंगे जब हर एक रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ सेम टीचर बिठाए जा सके। ठीक है, तो हर एक टीचर मैक्सिमम होने चाहिए उस रूम में हर एक सब्जेक्ट की, और ऐसे कितने रूम रिक्वायर्ड होंगे हर एक सब्जेक्ट की, ये भी निकालना है यहां पर। ठीक, तो आई थिंक मेरी बात चमक गई होगी, राइट। तो यहां पर इसको करने के लिए आप निकालेंगे
HCF किसका? 48, 80 और 144 का। क्यों कर रहे हैं हमेशा, मैंने बता दिया, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड बोला है, तो मैं आपको यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स बैठाने होंगे ईच सब्जेक्ट के, है ना, और सेपरेटली एक ही सब्जेक्ट की, है ना, जैसे इंग्लिश के, या ऐसा नहीं करना, मिक्स नहीं बैठाना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब इनका HCF कैसे निकालेंगे? तो देखो 48 को क्या लिख सकते हैं? 48 को लिख सकते हैं 12 4 जा, है ना, मतलब यहां पर हम 4 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 48 को 4 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं, या फिर 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 80 को क्या लिख सकते हैं? 80 को हम लिख सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं हम 4 टू दी पावर 2 इंटू 5, मतलब 2 टू दी पावर 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 144 को क्या लिख सकते हैं? 144 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 टू दी पावर 4 इंटू, ठीक है, 2 टू दी पावर 4 इंटू कितना? 9 कर दीजिए, ठीक है, यहां पर 9 कर दीजिए। क्लियर है ना? तो आई थिंक 9, या फिर इसको 3 की पावर 2 भी लिख सकते हो, 3 की पावर 2 लिख दीजिए, है ना, 16 इंटू 9। क्लियर? अब दोनों में देखिए जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो है 2, और कॉमन प्राइम फैक्टर 2 का जो मिनिमम पावर है वो कितना है? 4। तो यहां HCF निकल करके आ जाएगा, HCF निकल करके आ गया 16, ठीक है। तो हमें हर एक सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम टीचर हम बिठा सकते हैं, जिससे मिक्स टीचर ना हो और साथ साथ में मैक्सिमम टीचर भी बैठ सके, वो होंगे 16। तो एक रूम में हमें 16 टीचर बिठाने हैं। अब ऐसे हर एक सब्जेक्ट के कितने टीचर बिठाए, मतलब जो सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो फ्रेंच टीचर्स के लिए कितने रूम रिक्वायर्ड हैं, इंग्लिश टीचर के लिए, हिंदी टीचर के लिए कितने रिक्वायर्ड हैं। तो अब हम निकालते हैं यहां से नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर ईच सब्जेक्ट। कितना आ जाएगा देखो, तो 48 बाय 16, दिस इज 3। ये किसके लिए आ गया? ये आ गया तुम्हारा फ्रेंच के लिए, FR फ्रेंच। फिर इसी तरीके से 80 बाय 16 कर दो, कितना आ गया? 5, ये है हिंदी के लिए, ठीक। फिर इसी तरीके से 144 बाय 16 कर दो, कितना आ गया? 9, ये आ गया इंग्लिश के लिए, ठीक है जी। अब इनको ऐड कर दो, क्योंकि लास्ट में क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ रूम चाहिए, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? फाइनल इनको ऐड कर दीजिए, 9 + 5 दैट इज 14 + 3 17 आपका आंसर आएगा, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, 2024 पिछले साल ही पूछा गया क्वेश्चन है ये, राइट बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, ये 2019 में पूछा है, इररेशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना पूछ सकता है। √2 और √3 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। √2 का जो रिप्रेजेंटेशन होगा 1.41 समथिंग कुछ होगा, √3 का रिप्रेजेंटेशन 1.732 समथिंग कुछ होगा, ठीक है। √2 के लिए 1.4 और 1.7, है ना, इनके बीच में एक रैशनल नंबर लाई करेगा, दैट इज 1.5। 1.5 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म को रैशनल फॉर्म में 15/10, तो 3/2 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो योर आंसर मस्ट बी 3/2, ठीक है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं, है ना, आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि √2 को इररेशनल प्रूफ करिए, या फिर रैशनल और इररेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी
इररेशनल होता है, उनको भी प्रूविंग के लिए आ सकता है कि दैट आर इररेशनल, ये भी पूछा जा सकता है। कैसे करेंगे गाइस? तो देखो, इससे पहले चलो मैं तुमको बता देता हूं कि रूट 2 रूट 3 इनको कैसे रैशनल प्रूव करना है, राइट? ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम उसका भी बना लेते हैं। ठीक है जी, चलिए, ये रहा, है ना, ये 2019 में प्रैक्टिस में वैसे ही मैंने दिया हुआ है, और 9th क्लास में भी हम इस तरह क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, उसके लिए हमने एक छोटा सा स्टेटमेंट पढ़ा है कि अगर P एक कॉम्पोजिट नंबर है और उसके प्राइम फैक्टर्स हैं ढेर सारे, है ना, तो हमने पढ़ा है कि अगर P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई A, देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई A। अगर P स्क्वायर A से डिविजिबल है तो P भी A से डिविजिबल होगा, ये आपने स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है। ठीक है, तब करना क्या, उसी स्टेटमेंट को का आपको यूज करना है। तो यहां कंसीडर कर लो, लेट सबसे पहले रूट 2 इज इक्वल टू A बाय B, where A and B are co-primes। A और B क्या है? co-primes है। ठीक है बेटा, अब दोनों तरफ कर दो स्क्वायरिंग, दोनों तरफ कर दो स्क्वायरिंग। ठीक है, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पे आपको क्या मिलने वाला है? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पे आपको मिलने वाला है 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर मस्ट बी 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर किसकी इक्वल होगा? 2b स्क्वायर की इक्वल होगा, राइट? अब यहां वही सेम स्टेटमेंट हम यूज करने वाले हैं जो हमने पढ़ा हुआ है। क्या कि अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है, then a is also divisible by 2, then a is also divisible by 2। ठीक है जी, और अगर ऐसा है, हमने इसका बहुत डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, ये तभी पॉसिबल है जब 2 क्या होगा? 2 इसका एक कॉमन फैक्टर होगा, 2 इसका एक फैक्टर होगा, है ना? तो आप यहां लिख सकते हैं देन 2 is a factor of A। 2 किसका फैक्टर होगा? A का एक फैक्टर होगा, राइट? अब इसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखो समझो क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे 36 है, 36 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां जब 6 स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, 6 स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, तो 6 भी तो 2 से डिविजिबल होगा। बताओ, नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। ये तभी पॉसिबल है जब 2 जो है वो 6 का एक फैक्टर है, या यहां पर 36 का एक फैक्टर क्या है? 2 है, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो जब 6 का एक फैक्टर 2 है, तो देखो एक और फैक्टर भी तो है इसका 3, और ऐसे और भी नंबर अगर लोगे तो यहां पर 2 के अलावा और भी तो फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उन फैक्टर्स की जगह पर आपको यहां कंसीडर करना होगा कोई एक इंटीजर। तो यहां मैं कंसीडर कर रहा हूं लेट, आप कंसीडर कर लो लेट a इज इक्वल टू 2c। यहां पर c क्या है? c बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है जी, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन 1 में रख दो, पुट इन इक्वेशन 1 रख दो। यहां पर क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 में पुट करने पे आपको मिलेगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको मिलने वाला है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, देन आपको b स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया 2c स्क्वायर। फिर वही सेम थ्योरम यूज करिए। क्या यूज करना है? यूज करना है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, b स्क्वायर
is divisible by 2, then b is also divisible by 2. ठीक है, b is also divisible by 2, और अगर ऐसा होगा तो 2 b का एक फैक्टर होगा, है ना। तो 2 क्या होगा, b का एक फैक्टर होगा, बट 2 a का भी एक फैक्टर है या नहीं है। आप यहां लिख सकते हैं, सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ b, बट 2 a का भी एक फैक्टर है। आप यहां लिख सकते हैं, बट 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b, 2 a का भी एक फैक्टर है। दैट वॉन्ट बी पॉसिबल, दैट वॉन्ट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भैया ए और बी तुमने क्या माना था, को प्राइम माना था। जब ए और बी को प्राइम है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम मतलब ऐसे नंबर जो कि केवल खुद से डिविजिबल हो, या तो 1 से, जैसे 2 और 3, जैसे 3 और 5। तो 2 और 3 का या फिर 3 और 5 का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। तो यहां कैसे हो सकता है या नहीं है। तो 2 ए का भी फैक्टर है और 2 बी का भी एक फैक्टर, जबकि ए और बी क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो आप यहां कह सकते हैं दैट वॉन्ट पॉसिबल बिकॉज ए एंड बी आर को प्राइम्स। ए और बी क्या है, को प्राइम्स है। ठीक है, देन फर्दर आप लिख सकते हो, तो आवर assumption is wrong, है ना। हमारा assumption क्या है, wrong है, because there is contradiction between our statement, because there is contradiction between our statement। ठीक है, now you can say that so our assumption is wrong। तो है ना, so √2 is irrational। हमने माना क्या था, हमने माना था कि ये रैशनल होगा, ये रैशनल ना होकर के क्या होगा, इरैशनल होगा। राइट, होपफुली चमक गया होगा गाइस। इसके बाद नेक्स्ट, अभी थैंक यू बोलने की बारी नहीं आई है ना। अब बनाते हैं कुछ मिक्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, मिक्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं। सो 3 + √2, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। 3 + √2 आ जाएगा या फिर यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन करने का तरीका ये है, इसको पहले कंसीडर करो कि ये क्या है, रैशनल है, वापस वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। बट यहाँ स्क्वायरिंग नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, एक पार्ट LHS या RHS का एक पार्ट को प्योरली रैशनल बना लो और एक पार्ट को प्योरली इरैशनल बना लो। ये इसका ट्रिक है। ठीक है, क्या ट्रिक है ना, क्या ध्यान रखो, LHS या फिर RHS, इसको प्योरली, अगर LHS की बात करें तो इसको प्योरली रैशनल बना लो, तो इसको प्योरली इरैशनल बना लो। इसका मतलब सर दोनों में से कोई एक चीज, और वाइस वर्सा। इसका मतलब सर या तो LHS को बना लो प्योरली इरैशनल, तो RHS को रैशनल बनाना होगा। प्योरली का मतलब ये है कि इरैशनल पार्ट लाइक √2, √3, √5, √7 ये लेफ्ट हैंड पे कर लो और बाकी सारा का सारा बचा हुआ मटेरियल को राइट हैंड पे भेज दो। ठीक है, तो जैसे इसी क्वेश्चन को करते हैं, देखो, लेट 3 + √2 इज रैशनल, ये हमने मान लिया है। 3 + √2 क्या है, रैशनल है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है। तो 3 + √2 इज इक्वल टू a/b हमने ले लिया। √2 को लेफ्ट हैंड पे रहने दीजिए, 3 को राइट हैंड पे शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, 3 को हमने राइट हैंड पे शिफ्ट कर दिया, क्या मिलेगा,
√2 इज इक्वल टू a माइनस 3b/b। ठीक, एलसीएम लेकर के अब देखो ये प्योरली रैशनल है, ये वाला पार्ट प्योरली रैशनल है। क्यों रैशनल है? क्योंकि a है, b है, 3 है, दीज आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स अपॉन इंटीजर क्या देगा? ये प्योरली रैशनल पार्ट देगा। और ये वाला पार्ट क्या है? प्योरली इरैशनल है। दिस इज प्योरली रैशनल एंड दिस इज प्योरली रैशनल। फर्दर आपको वही सेम चीज लिखना होगा। क्या लिखना होगा? हियर यू हैव टू राइट हियर LHS is purely irrational and RHS is rational। ठीक है जी। and both are equal, that won't possible, that won't possible। So our assumption is wrong, so our assumption is wrong। हमारा assumption क्या होगा? wrong होगा। और 3 प्लस √2 यहां माइनस भी आ सकता था, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेते, है ना। तो आप कह सकते हो सो 3 प्लस √2 इज इरैशनल, ये आप कह सकते हैं। ठीक है जी, राइट। होपफुली चमक गया होगा गाइस। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस हैं। देखो ये मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है, इसको आप ट्राई करना। यहां √5 को एक तरफ कर देना, बाकी मटेरियल को राइट हैंड पे भेज देना। सेम यही प्रोसेस होगी। पहले इसको रैशनल मानो, ठीक है, स्क्वायर रूट वाले नंबर को एक तरफ लेके आओ, बाकी मटेरियल को राइट हैंड पे भेजो। ये पूरा का पूरा रैशनल, ये पूरा का पूरा इरैशनल। ठीक है, दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है ना। 2 कभी अगर मान लो a और b और इनकी जगह इंटीजर रखोगे, इसकी जगह इंटीजर अगर रख दिया तुमने, सिंप्लीफाई करने के बाद मान लो थोड़ा देर के लिए 2 मिल रहा है, तो 2 क्या √2 के इक्वल होगा? नहीं हो सकता। इस वजह से हम रैशनल पार्ट राइट हैंड को बोल रहे हैं, लेफ्ट हैंड को इरैशनल बोल रहे हैं, जो कि कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। इस वजह से हम बोलेंगे हमारा अजम्पशन क्या था? गलत है। माफी दे दो भैया, माफी दे दो सरकार, हम क्या कहेंगे इसको। ठीक है, चलो इसके बाद ये क्वेश्चन तुम बनाना, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन वाले भी आ जाते हैं। जैसे 2√3 आ गया, 5/√3 आ गया, वहां भी यही सेम काम करना है। ठीक है, जैसे इसको मान लो a/b की इक्वल बता दिया, ठीक, तो भाई ये तो और आसान हो गया, a/2 भी हो गया। वहां हालांकि दिया रहेगा कि √3 क्या है? इरैशनल है। अब ये प्योरली रैशनल, ये प्योरली इरैशनल, सेम वही स्टेटमेंट लिखना होगा। यहां भी वही काम करना है। a/b की इक्वल ले लो, √3 को एक तरफ भेज दो, बाकी मटेरियल को लेफ्ट हैंड पे ले लो या राइट हैंड पे, जहां पे आपको लेना है। तो ये बना के आना। दिक्कत मेनली आती है जैसे मान लो √2 प्लस √3, इसको इरैशनल प्रूव करना है। अब यहां कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि रैशनल है। जैसे यहां 2 और 3 रैशनल थे, बट यहां नहीं है। तो यहां पर फिर आप इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे। यहां क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, यहां दोनों तरफ क्या ले लीजिएगा? स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। तो आपको मिलेगा 2 + 3 + 2√6 इज इक्वल टू a²/b²। ठीक है, 2√6 इज इक्वल टू मिल गया a² - 5b² अपॉन 2b²। ठीक है, ये आपको मिल गया। क्लियर? ओके, तो अब यहां से बच्चों √6 तो एक तरफ है, जो कि √2 और √3 का मल्टीप्लीकेशन है। ये प्योरली इरैशनल है, ये प्योरली इरैशनल है। फिर फर्दर वही स्टेटमेंट, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा एक पार्ट रैशनल और एक पार्ट इरैशनल और दोनों आपस में कभी इक्वल हो, दैट वॉन्ट पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके के बनाइएगा। दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू, दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। इसकी जगह एक और दे देता हूं, चलो √5 - √7 हो सकता है। ठीक, एक क्वेश्चन हो सकता है √3 - √5, ऐसा भी हो सकता है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग लेकर के इनको सॉल्व करना, बनाना,
बन जाना चाहिए, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन है, देखो एमसीक्यू 2024 में आया हुआ है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में आया है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस होते हैं एलसीएम निकालने वाले या एचसीएफ निकालने वाले, वहां जनरली हमने नंबर्स के निकाले होते हैं। अब यहां पर देखो ये फैक्टर्स आ गए हैं, है ना, नंबर तो है ही, काम वही करना है, तो नंबर्स को सेपरेटली ले लो। 18 और 20, इसका एलसीएम पहले निकाल लो। ठीक है, 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 20 को 2 स्क्वायर इंटू 5। अब जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनके मैक्सिमम पावर का प्रोडक्ट ले लो। तो यहां आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, 9 4 जा 36, है ना, 36 इंटू 5 कर दो, 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 3 15 प्लस 3 80, 180 आ जाएगा। अब यहां देखो दो ऑप्शंस हैं बी और डी जिनमें 180 आ रहा है, मतलब हमको इनको भी निकालना होगा फर्दर। अगर ऐसा केवल एक ही नंबर होता तो वही आंसर हो जाता। ठीक, तो अब यहाँ ए की मैक्सिमम पावर क्या है, ए की मैक्सिमम पावर है 3, उसको मल्टीप्लाई कर दो। बी की मैक्सिमम पावर क्या है 4, उसको मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। तो जैसे हमने नंबर्स का निकाला एलसीएम, वैसे ही जो तुम्हारे ए हैं बी हैं उनका एलसीएम निकाल लो, है ना। ठीक है, तो होपफुली चमक गया होगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट बच्चों, चलिए तो अभी कुछ और क्वेश्चन मैंने ये रखे हुए हैं सीट में, तुम्हारे प्रैक्टिस असाइनमेंट भी है ना, बनाना ये। ठीक है, तो मैंने होपफुली सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। ठीक है, मैंने फंडामेंटल अर्थमेटिक पे भी क्वेश्चन करवा दिया, एलसीएम एचसीएफ भी करवा दिया, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर्स के उनके रिलेशन पे भी तुमको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा इररेशनल नंबर, प्योरली इररेशनल नंबर, तो इररेशनल प्रूफ करना लाइक √2 √3 इनको इररेशनल कैसे प्रूफ करना वो बता दिया। इसके अलावा मिक्स वाले क्वेश्चन भी मैंने बता दिए। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी मैंने तुमको बता दिए, उनके क्वेश्चन भी करवा दिए। ठीक है, चलो तो मिलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर।